धुंध और चुप्पी। पर्वतों के बीच बसा छोटा सा कस्बा धवलपुर। हर सुबह बादलों की रजाए ओढ़े सोया सा लगता। उन गलियों में हवा भी धीरे चलती थी, मानो किसी बीते हुए गीत की धुन हो। इसी कस्बे के आखिरी छोर पर थी एक पुरानी हवेली, जहाँ रहती थी 70 पार की दादी और उनकी 17 साल की पोती नैना। नैना बोल नहीं सकती थी, जन्म से ही उसकी आवाज जैसे गले के किसी कोने में ही रह गई थी, पर उसकी आंखें बोलती थी बहुत कुछ, बहुत गहराई से। नैना को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो रोज सुबह दादी की बनाई चाय पीती, छत पर बैठती और पहाड़ों, परिंदों और बादलों को अपनी स्केचबुक में उतारती। उसकी दुनिया रंगों की थी, शांत, सुंदर और अंदर तक कुछ कहती हुई। पहली बार वो दिखा एक सुबह, जब धूप ने हल्की सी दस्तक दी और बादलों के बीच से किरणें जमीन पे उतरी। नैना ने छत की मुंडेर पर एक अजीब पक्षी देखा, एक कबूतर। लेकिन वो साधारण नहीं था। उसके पर पीले थे, नींबू के रंग जैसे नहीं, बल्कि धूप के रंग जैसे, हल्के, चमकदार और किसी पुराने जादू की तरह। कबूतर सीधा उसकी स्केचबुक के पास आ बैठा, फिर 2-3 बार गर्दन घुमाई और उसे देखने लगा। नैना स्तब्ध थी, लेकिन डर नहीं रही थी। वो कबूतर अगले दिन भी आया, फिर उसके बाद भी। दादी की कहानी कबूतर, वो भी पीले परों वाला? दादी ने हैरानी से कहा जब नैना ने स्केचबुक में उसका चित्र दिखाया। बचपन में मेरी माँ कहती थी, पीले परों वाला कबूतर उन घरों में आता है जहाँ किसी की कोई अधूरी बात होती है, कोई बात जो कहीं नहीं गई हो, कोई दर्द जो दबा रह गया हो। नैना की आंखों में कौतूहल था। वो एक संदेशवाहक होता है, दादी ने कहा, पर सबको नहीं दिखता, सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके मन में भी कोई अधूरी बात हो। संदूक और धूल। कुछ दिनों बाद कबूतर ने अजीब हरकतें शुरू की। कभी नैना की माँ की तस्वीर के पास बैठता, कभी पुराने कमरे की बंद खिड़की से झांकता। नैना को लगने लगा कि ये कबूतर कुछ कहना चाहता है। उसने दादी से माँ की बातें पूछी। दादी चुप हो गईं। कुछ पलों बाद उन्होंने धीरे से कहा, तेरी माँ बहुत शांत और भावुक थी, लेकिन उसके मन में कुछ बातें थीं जो वो कभी कह नहीं पाई। नैना की माँ की मौत अचानक हुई थी। एक दिन तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले गए, फिर कभी लौटी नहीं। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, न डॉक्टरों की रिपोर्ट में, न रिश्तेदारों के जवाबों में। उस रात नैना ने छिपकर पुरानी लकड़ी की संदूक खोली, जिसे बरसों से नहीं छुआ गया था। धूल उड़ती रही और उसके नीचे दबे थे कुछ पुराने कपड़े, कुछ बिखरी चूड़ियां और एक किताब नुमा डायरी। डायरी में दबे शब्द, डायरी माँ की थी, सुलेख में लिखी गई थी, कुछ अधूरी कविताएं, कुछ छोटी बातें और कुछ पन्ने जो आखिरी दिनों में लिखे गए थे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुनिया से डरे नहीं, वो अपनी बात कह पाए, चाहे शब्दों से या रंगों से। मैं डरती हूँ कि मेरी चुप्पी उसकी चुप्पी बन न जाए। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो पन्ने कोई शिकायत नहीं थे, बस एक माँ की अधूरी प्रार्थना थी। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उस पर एक पंक्ति बची थी, अगर मेरी बेटी कभी इस कबूतर को देखे तो समझे मैं अब भी उसके पास हूँ। आजादी का एक क्षण सुबह हुई। कबूतर फिर आया। नैना ने धीरे से डायरी उसके सामने रख दी। कबूतर ने उस पर चोंच मारी और एक हल्की आवाज के साथ वो पन्ना हवा में उड़ गया। फिर वो मुड़ा, नैना की ओर देखा, जैसे आभार व्यक्त कर रहा हो, और फिर आकाश में उड़ गया, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि बस एक पीली सी रेखा बनकर रह गया। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। आखिरी चित्र। उस शाम नैना ने एक चित्र बनाया, आकाश में उड़ता पीले परों वाला कबूतर, नीचे एक लड़की जो मुस्कुरा रही थी, और पहली बार उस चित्र के नीचे उसने शब्द लिखे, मैंने तुम्हें समझा माँ। अंत में नैना अब भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी डर से नहीं, शांति से भरी थी। उसके स्केचेस अब और भी गहरे हो गए थे, भावों से, यादों से और उस आखिरी उड़ान से प्रेरित। पीले परों वाला कबूतर अब उसकी कला का हिस्सा था, एक प्रतीक जो ये याद दिलाता था कि हर अधूरी बात कभी न कभी किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है।